हेलो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ और इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो इस वीडियोस के अंदर देखते हैं। तो उन अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर सबसे पहले आती है आपकी बेड डेब्ट्स। क्या है? बेड डेब्ट्स। बेड जानते हैं, बेड का मतलब सभी, डेब्ट मतलब उधार। बेड डेब्ट्स का मतलब होता है अकाउंटिंग के अंदर कि वो अमाउंट जो कि इररिकवरेबल है, यानी बेड डेब्ट्स का मतलब हिंदी में उसको कहते हैं डूबत ऋण। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? डूबत ऋण। यानी वो अमाउंट जो हमें अब रिकवर नहीं होने वाला है, या वो अमाउंट जो अब हमें रिसीव नहीं होने वाला है। जैसे जनरली हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे उस पर्सन के पैसे डूब गए। डूबने का मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर डूब गए, पर्सन के पैसे डूब गए। इसका मतलब है कि वो पर्सन अब हमें पैसे नहीं दे पाएगा, या हम उस पर्सन से अब कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो कहलाता है बेड डेब्ट्स। तो बेड डेब्ट्स का मतलब क्या होगा? द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बेड डेब्ट्स। क्या? द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बेड डेब्ट्स। यानी वो पैसा जो हम अपने डेटर्स से रिकवर नहीं कर पाएंगे या उससे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो कहलाता है बेड डेब्ट्स। और बेड डेब्ट्स में पैसे जाने के बाद में भूल जाइए वो पैसा आपको अब रिकवर होंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस पर्सन ने आपको पहले पैसे देने से मना कर दिया था और उसकी कंडीशन नहीं है कि वो आपको पैसे दे पाए, हम उसको बेड डेब्ट्स मान लेते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए उस पर्सन का लक चल जाए वापस और वो आपको उसका पेमेंट कर दे, कि इन फ्यूचर उसके पास में पैसे आ जाए, वो आपको कह दे नहीं सर आपने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, मुझे आपने गुड्स प्रोवाइड किया था, मेरी कंडीशन पहले अच्छी नहीं थी इसलिए मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरी कंडीशन अच्छी है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये आपका पैसा ले लीजिए। तो जब डूबा हुआ पैसा या जिसको हमने बेड डेब्ट्स मान लिया था वो अमाउंट अगर हमें वापस रिकवर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बेड डेब्ट्स रिकवर। क्या कहते हैं? बेड डेब्ट्स रिकवर। यानी डूबा हुआ पैसा या जिसको हमने बेड डेब्ट्स मान लिया था वो अमाउंट हमारा अगर वापस रिकवर हो जाता है तो हम उसको कहते हैं बेड डेब्ट्स रिकवर। जैसे बेड डेब्ट जो है वो बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस माना जाता है, क्योंकि जो पैसा डूब चुका है वो हमारे लिए एक तरह से लॉस हो गया। उसी तरह से अगर डूबा हुआ पैसा वापस रिकवर हो जाता है तो उसको बिजनेस के लिए प्रॉफिट माना जाता है। तो बेड डेब्ट्स रिकवर जो होगा वो तो होगा बिजनेस के लिए प्रॉफिट, और बेड डेब्ट जो होगा वो होगा बिजनेस के लिए लॉस। क्लियर? अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारी अकाउंटिंग टर्म वो है हमारा डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। हम कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करने जाते हैं तो हम पहले डिस्काउंट मांगते हैं कि भैया डिस्काउंट कितना दोगे। अब हम कह तो देते हैं भैया डिस्काउंट कितना दोगे, मतलब क्या है डिस्काउंट का, या अकाउंटिंग के अंदर डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो भी गुड्स की प्राइस है, सेल्स प्राइस है या कैटलॉग प्राइस है, उस प्राइस में अगर सेलर जो है वो हमें कुछ अमाउंट रिड्यूस करके उसको सेल करता है तो वो कहलाता है डिस्काउंट। जैसे 100 रुपए का कोई आइटम है, 100 रुपीज का कोई आइटम है और दुकानदार ने बोला इस पर 10% डिस्काउंट है। कितना? 10% डिस्काउंट है। तो क्या होगा? 100 रुपीज में से 10% यानी 10 रुपीज जो है वो लेस करने के बाद हमारे से पेमेंट लेगा, या हमें उसको 10% लेस करने के बाद पेमेंट करना है। तो ये जो 10% अमाउंट था 10 रुपीज वो हमारे लिए क्या होगा? डिस्काउंट होगा। तो वो गुड्स हमारे लिए अब कितने में पड़ेगा? 90 रुपीज के अंदर। क्लियर सबको डिस्काउंट? अब डिस्काउंट जो है वो भी कुछ टाइप्स का होता है, यानी हम कहें अगर डिस्काउंट जो है वो जनरली 2 टाइप का होता है। क्या? डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, हमने तो केवल डिस्काउंट सुना था, अब ये क्या नई बीमारी आ गई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट का मतलब आपने देख लिया। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहां पर लिखा होता है फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। जो आपको 20%, 30% या 40% जो वो आपको डिस्काउंट दे रहा है वही कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। जो कैटलॉग प्राइस है
जो प्राइस के ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है, उस प्राइस टैग पर जो आपको वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट ही कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर सबको? वो डिस्काउंट जो प्रोडक्ट की प्राइस पर या प्रोडक्ट की जो कैटलॉग प्राइस है या जो उसकी टैग पर जो प्राइस है, उस प्राइस पर जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम जब गुड्स बल्क में परचेस करते हैं तब जो हमारे को डिस्काउंट मिलता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मार्केट में आपको पेरेंट ने भेज दिया कि जाओ अभी सब्जी लेकर के आनी है मार्केट से। आप मार्केट में आलू ले लेंगे, सपोज कीजिए मार्केट में आलू जो है 10 रुपए किलो मिल रहा है। क्या रेट पे? 10 रुपए किलो मिल रहा है। तो अगर आप 1 किलो आलू परचेस करोगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उस पर दुकानदार से कहते हो भैया मेरे को 1 किलो नहीं चाहिए, मेरे को तो 5 किलो आलू लेना है, क्या रेट लगाओगे बोलो? दुकानदार ने बोला चलो 9 रुपए दे देना। क्या बोला दुकानदार ने? 9 रुपए दे देना। पहले रेट क्या दिया आपने? 10 रुपीज पर केजी। लेकिन जैसे ही आपने उसको बोला भैया मेरे को 1 किलो नहीं चाहिए, मेरे को 5 किलो चाहिए, भैया मेरे को 10 किलो आलू चाहिए, तो उसने क्या कर दिया? आपको 10 रुपीज की बजाय क्या बोल दिया? 9 रुपीज दे देना। तो जो चीज पहले आपको 10 रुपीज में मिल रही थी वो 9 रुपीज में मिल रही, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 1 रुपीज का। तो ट्रेड डिस्काउंट वो भी होता है कि जब हम गुड्स बल्क में परचेस करते हैं तो जो हमारे को डिस्काउंट मिल जाता है वो डिस्काउंट कहलाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो आई थिंक ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। क्लियर सबको? सेकेंड है हमारा कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट जैसा इसका नाम है कैश डिस्काउंट, वैसा इसका काम भी है, उसके फीचर्स भी है। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स का पेमेंट जो है हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय जो हमारा को डिस्काउंट मिलता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। क्या बोला मैंने? अगर हम जो भी हमने गुड्स परचेस किया है उसका पेमेंट हम हैंड टू हैंड कर रहे हैं, उसी समय उसका पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा, उस समय जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। अब सपोज कीजिए जैसे अब यही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप आलू लेने गए, 10 रुपए किलो बोला आपको, आपने बोला नहीं मेरे को 10 किलो आलू लेना है, तो उसने बोला 9 रुपए दे देना। लेकिन आपने उससे ये बोला कि 9 रुपए तो ठीक है चलो मैं दे दूंगा, लेकिन इसका पेमेंट जो है मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। आपकी जान पहचान वाले थे दुकानदार, आप वहीं से परचेजिंग करते हैं, तो आपने क्या बोला उसको इसका पेमेंट मैं आपको आफ्टर 1 मंथ दूंगा। तो अब बंदा क्या करेगा कि नहीं भैया पेमेंट तो अभी चाहिए मेरे को। आप भले ऐसा करना 9 रुपए ने 8 रुपए किलो दे देना या 10 रुपए कम दे देना, लेकिन पेमेंट मुझे अभी चाहिए। तो 10 किलो आपने आलू परचेस किया 9 रुपीज की रेट से, कितना हो गया? 90 रुपीज। दुकानदार ने क्या बोला? आपने उसको बोला भैया 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, दुकानदार बोला नहीं भैया पेमेंट तो अभी चाहिए, आप ऐसा करो उसको 10 रुपए और कम दे देना। तो 90 रुपीज में से 10 रुपीज और कम दोगे आप उसको, तो कितने दोगे? 80 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। क्यों मिला आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट? क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो? पेमेंट हैंड टू हैंड उसी समय पेमेंट दे रहे हो, तो उस समय जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो आई थिंक आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब आप जब भी परचेसिंग करने जाओगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है या कैश डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट तो जो आपको फ्लैट रेट से, जो फिक्स रेट से जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन जब आप किसी का पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट कैश पेमेंट करते हैं, उसी समय पेमेंट करते हैं, तो उस समय जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट वाला टॉपिक जो है समझ में आ गया। डिस्काउंट के साथ में एक वर्ड और यूज किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, वो है रिबेट। क्या है? रिबेट। ये भी सुना होगा आपने वर्ड रिबेट। वैसे अगर देखा जाए तो डिस्काउंट और रिबेट दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, और अगर किसी को पूछेंगे तो वो यही कहेगा रिबेट का मतलब यही होता है, डिस्काउंट का मतलब यही होता है। लेकिन फिर भी डिस्काउंट और रिबेट के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है? डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, डिस्काउंट किस किस तरह से मिलता है, कौन कौन से टाइप का होता है, कब कब मिलता है। अब रिबेट का मतलब क्या है? रिबेट जो है वो रिबेट गुड्स सेल होने के बाद में दी जाती है। कब? जब गुड्स सेल हो जाता है उसके बाद में जो हमारे को एक तरह से डिस्काउंट मिलता है वो कहलाता है हमारे लिए रिबेट। रिबेट जो है वो बिल्कुल आपके कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से अलग है। यानी अगर किसी सपोज कीजिए किसी गुड्स पर या किसी परचेज सेल पर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिल चुका है, फिर भी वहां पर आपको रिबेट मिल सकती है। तो रिबेट किस कंडीशन में दी जाती है? रिबेट हो सकता है अगर आपको जो गुड्स आपने मांगा था उस क्वालिटी का गुड्स नहीं था, इस वजह से भी आपको रिबेट मिल सकती है। सपोज कीजिए जब भी आप आलू वगैरह, आलू का एग्जाम्पल छोड़ते हैं, कोई नया एग्जाम्पल, आपने जैसे आप राइस परचेज करने गए मार्केट के अंदर,
आपने उसको बोला भैया बासमती राइस चाहिए मेरे को, इंडिया गेट बासमती राइस चाहिए, उसने बोला आप जाइए मैं कुछ घर पर डिलीवर कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, उसने जो आपको राइस भेजे वो इंडिया गेट बासमती राइस नहीं थे, किसी और कंपनी के राइस थे या थोड़े लो क्वालिटी का राइस था। तो उस केस में क्या होगा, आप उसको मना करोगे भैया ये वापस भेजाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, भाई मैंने जो बोला था वो तो आपने भेजा ही। तो उस केस में क्या होगा, दुकानदार कहेगा भैया ऐसा करना, आप 5 रुपए कम दे देना या 5 रुपए पर केजी के हिसाब से पैसे कम दे देना, भाई आप जो मांग रहे हो वो तो अभी अवेलेबल नहीं है और आने में टाइम लगेगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल नया माल आ नहीं रहा आगे से। तो उस केस में क्या होगा, वो आपको कहेगा भैया आपने रेट थोड़ी कम दे देना। तो वो जो उसने रेट कम की वही कहलाती है आपके लिए रिबेट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो हमने माल मंगवाया है या जो गुड्स हमने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं मिलता है या जो गुड्स उसने प्रोवाइड करवाया वो लो क्वालिटी का है या उसमें कुछ खराबी है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो उस केस में जो हमारे को पैसे कम देते हैं हम उसको, वो हमारे लिए कहलाती है रिबेट। क्लियर सबको? तो आई थिंक डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होती है, वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए वो है हमारी कॉस्ट। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे हम जनरली ये वर्ड बहुत यूज करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब हिंदी में हम इसको कहते हैं लागत। क्या कहते हैं, कॉस्ट मतलब लागत। कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या उसको परचेज करने पर टोटल जितना एक्सपेंसेस हुआ वो कहलाती है कॉस्ट। या ये कहें टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स इज नोन एज कॉस्ट। क्या, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स इज नोन एज कॉस्ट। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो क्या करेगी, गुड्स प्रोड्यूस करेगी, खुद बनाएगी, तो उसके लिए कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर जो टोटल खर्चा हुआ है वो कहलाती है कॉस्ट। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं है, वो कोई से प्रोडक्ट परचेज करके लाती है फिर उसको सेल कर देती है, या हम अपनी बात करें जिसमें हम ना तो कोई मैन्युफैक्चरर है ना हम कोई सेलर है, अगर हम कोई चीज परचेज करके लेकर के आते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं टीवी परचेज करके लाया या फ्रिज परचेज करके लेके आया, तो उस फ्रिज की कॉस्ट कैसे निकलेगी। क्या बोला मैंने, अगर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं या मैं सेलर नहीं हूं, मैं केवल एक कंज्यूमर हूं, कस्टमर हूं, मैं कोई मार्केट से कोई आइटम परचेज करके लेके आया, जैसे सपोज कीजिए मैं फ्रिज परचेज करके लेके आया, तो वो फ्रिज मेरे कितने में पड़ा, हम कहते हैं जनरली घर में कितने में पड़ा आपके फ्रिज, तो पड़ा मतलब वही होता है कि टोटल कॉस्ट क्या लगी है उसकी आपकी। तो कॉस्ट का एक फॉर्मूला होगा कि टोटल कॉस्ट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, तो कॉस्ट का फॉर्मूला है परचेज प्राइस। क्या, परचेज प्राइस प्लस फ्राइट एंड कैरिज एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, परचेज प्राइस प्लस फ्राइट और कैरिज एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। परचेज प्राइस का मतलब होता है आपने वो फ्रिज या जो भी आपने कोई मशीनरी परचेज की वो आपने कितने में परचेज की, दुकानदार को आपने कितना पेमेंट दिया, वो कहलाती है उसकी परचेज प्राइस। फ्राइट और कैरिज एक्सपेंसेस का मतलब होता है अब वो फ्रिज जो है वो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने हाथ में उठा करके घर पे लेकर के आ जाओगे, या फ्रिज ऐसा तो नहीं है आपने स्कूटी पे आगे रखा और घर लेकर के आ गए। फ्रिज क्या होगा, आपको किसी ऑटो वाले को या किसी लॉरी वाले को उसको हायर करना पड़ेगा कि भैया ये फ्रिज है फलाना घर पे पहुंचाना है मेरे, तो वो उस पर्सन को जो आप पेमेंट करोगे वो कहलाता है आपका फ्राइट और कैरिज एक्सपेंसेस। ठीक है, भाड़ा जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो परचेज प्राइस में क्या प्लस होगा, फ्राइट, उसको घर तक लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हुए, वो लॉरी वाले के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो चाहे आपके ऑटो वाले के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो उसमें एड हो जाएंगे। प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, अब जैसे फ्रिज को तो वैसे इंस्टॉल करवाने का कोई एक्सपेंसेस लगता नहीं, लेकिन अगर सपोज कीजिए आप एलसीडी टीवी लेकर के आए थे, एलईडी टीवी लेकर के आए थे, तो उस टीवी को इंस्टॉल कराने का जरूर खर्चा लगेगा। अब जैसे अगर आजकल तो क्या होता है सिस्टम की टीवी वाला खुद घर पे आके सेट करके जाता है, आपने कहाँ लगानी है आपकी, वो खुद आएगा, ड्रिल करेगा, मशीन लगाएगा और आपकी टीवी उस पर सेट करके और चला जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन बहुत सारी जो फर्म्स होती हैं, बहुत सारी जो दुकानदार तो इस तरह की फैसिलिटी देते नहीं, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अलग से एक पर्सन बुलाना पड़ता है, उसको कुछ 150 रुपए देने पड़ते हैं, भैया आना यार वो मेरा टीवी सेट करना है घर पे, तो आप टीवी लगा के चले जाना, तो आएगा
मशीन अपने लेके साथ में और आपके होल करके और वो स्टैंड लगा के और फिर उस पर टीवी सेट करके चला जाएगा, तो वो उसके क्या करेगा, कुछ चार्जेस देगा, वो कहलाते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं तो आपको उसमें ऐड करना है, नहीं लगे तो नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस प्लस फ्राइट और कैरिज एक्सपेंसेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट जो है उसकी आ जाएगी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये फ्रिज कितने में पड़ा आपके, तो क्या ऐड करके बताओगे तुम दोनों, परचेज प्राइस कि भाई मैंने खरीदा कितने में, भाई 25,000 में मैंने फ्रिज खरीदा, प्लस 200 रुपए उसको घर लाने के लिए लगे, तो कितने में पड़ा टोटल फ्रिज आपके, 25,200 रुपए। तो इस तरह से आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कॉस्ट का मतलब क्या है। यही चीज अगर एक मैन्युफैक्चरर होता जो खुद बना रहा है, तो उसके लिए क्या डेफिनेशन दी मैंने, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स। तो अब उस फ्रिज को बनाने में उसका टोटल कितना खर्चा हुआ है, अब जिसमें जो भी हो उसका फ्रिज का कवर हो, चाहे उसके अंदर जो मशीनरी लगी है वो, उसकी कलरिंग का खर्चा, अदर एक्सपेंसेस सारे ऐड कर लिए जाएंगे, तो वो उस फ्रिज की टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर सबको। अब जो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं वो है आपकी वाउचर्स। क्या है नेक्स्ट टर्म, अकाउंटिंग टर्म वाउचर। नाम सुना है कभी पहले वाउचर, बिल भी जिसको हम कह सकते हैं। वाउचर का मतलब होता है एनी रिटन डॉक्यूमेंट और रिटन एविडेंस बाय विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। क्या मतलब है वाउचर्स का, वाउचर इज एनीथिंग, it may be a receipt, bills of exchange, anything on the basis of which the accounting transactions are recorded in accounting books. वाउचर का मतलब वो कुछ भी चीज हो सकती है जिसके बेस पर अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अकाउंटिंग बुक्स के अंदर जब ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस लिखा जाता है। यानी कि अगर किसी चीज के लिए कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा नहीं होता है अकाउंटिंग के अंदर उन सभी ट्रांजेक्शन को लिख दिया जाता है जिसके लिए आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस का मतलब कुछ ना कुछ उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आप ये प्रूव कर सके भाई हाँ ये ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हुआ। जैसे सपोज आप ये एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, तो इसका प्रूफ क्या आपके पास में आपने 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए उसका। भाई हमने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, तो ये देखिए 1 लाख रुपए का गुड्स हमने परचेज किया, इस डेट को किया, इस पर्सन से किया, ये आइटम परचेज किया था, इस रेट से परचेज किया था, ये हमारे को डिस्काउंट मिला और टोटल अमाउंट ने इतने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो वो बिल आपके पास में होना चाहिए। तो बिल ही क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, सभी फीस जमा कराते हो स्कूल की, तो जब भी आप फीस जमा कराते हो तो आपको एक छोटी सी क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट भी वाउचर के अंदर ही आती है कि वो एक प्रूफ है कि आपने अपने स्कूल की फीस, मंथली फीस या एडमिशन फीस जो आपने डिपॉजिट करवा दी है। अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है आप बता सकते हैं सर ये देखिए हमारे पास में रिसिप्ट है, जिसके थ्रू आप ये हो जाएगा कि हाँ इस पर्सन ने फीस डिपॉजिट करवा दी है। तो वाउचर के अंदर क्या आएगा, वाउचर के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिनके बेस पर अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर, तो ये हो गया वाउचर। अब हम अकाउंटिंग के अंदर लास्ट टर्म देख लेते हैं आज, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर टर्म्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स, जैसे जैसे वो टर्म्स आती जाएगी हम डिस्कस करेंगे उनको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने आपको सारी कवर कर ली और वो सारी टर्म्स आपको बता दी। लास्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर इंसॉल्वेंट। जब मैं वेंडर्स पढ़ा रहा था मुझे एक नया वर्ड याद आ गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में जिसको हम कहते हैं दिवालिया। क्या कहते हैं, हम जनरली वर्ड यूज करते हैं, वो पर्सन तो दिवालिया हो गया। दिवालिया हो गया का मतलब क्या हो गया कि वो पर्सन अब अपने डेब्ट का पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, या वो पर्सन which is not who is not able to pay his liabilities known as insolvent। समझ में आ गया सबको इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो पर्सन जो अपने डेब्ट या अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, वो पर्सन कहलाता है इंसॉल्वेंट। क्लियर, तो जैसे हमने ये बेडर्स वर्ड यूज किया था, बेडर्स का मतलब क्या था कि जो पैसे डूब गए, द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बेड डेब्ट्स। तो वो डेटर जो था वो डेटर क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट, क्योंकि वो पर्सन अब अपना पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, वो पर्सन कहलाएगा इंसॉल्वेंट। क्लियर,
तो आज हमने ये इतनी सारी जो टर्म्स थी अकाउंटिंग की वो सारी टर्म्स डिस्कस की हैं। और भी टर्म्स आगे आएंगी, वो मैं आपको जब आगे के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उस समय बताते जाएंगे। तो अभी आप एक बार इन सारी टर्म्स को नोट कर लें और अच्छे से रिवाइज कर लें।